नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। देखिए, ये कोई मामूली पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक ऐसा प्लान है जो दुनिया के लगभग 5वें हिस्से के युवाओं का भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इस बहुत बड़े बदलाव के अंदर झांक कर देखते हैं। इस पॉलिसी के कई मकसद हैं, लेकिन जब बात हायर एजुकेशन की आती है तो इसका एक लक्ष्य सबसे बड़ा और शायद सबसे हिम्मत वाला है। आखिर वो क्या है? चलिए देखते हैं। ये है वो नंबर जिस पर सब कुछ टिका है, 50%। भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाया जाए। अब इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। अब ये आंकड़ा 28.4% है। इसे 50% तक ले जाने का मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है यूनिवर्सिटीज में लगभग 3.5 करोड़ नई सीटें बनाना। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये शायद दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। पर यह कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। इस पॉलिसी की आत्मा में एक बहुत गहरा आइडिया है। नालंदा जैसे हमारे प्राचीन शिक्षा के केंद्रों के ज्ञान को आज की ज़रूरतों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना। तो चलिए अब एक स्टूडेंट की यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पॉलिसी बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक उनके लिए सब कुछ कैसे बदल रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव हमें स्कूल की बनावट में दिखता है। जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था उसे भूल जाइए। अब उसकी जगह 5+3+3+4 का एक नया मॉडल आ गया है, जो बच्चों के दिमागी विकास के हिसाब से ज्यादा बेहतर माना जा रहा है। तो इस नए मॉडल में क्या खास है? पहली बात, 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों की शुरुआती पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस है। दूसरी, क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स मिले। और सबसे ज़रूरी, हाई स्कूल में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जैसी कोई दीवार नहीं होगी। अब आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, जहां सच में एक क्रांतिकारी आइडिया लाया गया है। यह है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े तो उसकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। 1 साल पूरा किया, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल किए, डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल के बाद बैचलर डिग्री। और सबसे अच्छी बात, आप ब्रेक लेकर बाद में अपनी पढ़ाई वहीं से फिर शुरू कर सकते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े स्केल पर ये सब मैनेज कैसे होगा? इसका जवाब छिपा है डिजिटल टेक्नोलॉजी में। इसे कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या एबीसी। इसे बिल्कुल अपने बैंक अकाउंट की तरह समझिए। आप अलग अलग कॉलेजेस से जो भी कोर्स करते हैं उसके क्रेडिट्स आपके इस डिजिटल खाते में जमा होते रहेंगे। अब एक और बहुत पुरानी दीवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो दीवार जो किताबी पढ़ाई और हाथ के हुनर यानी वोकेशनल ट्रेनिंग के बीच खड़ी है। और इस दीवार को तोड़ने का काम करता है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF। ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है जो किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों को एक ही तराजू पर तौलता है और उन्हें बराबर क्रेडिट देता है। तो अब तक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है, कहां हम सफल हो रहे हैं और कहां मुश्किलें बाकी हैं। और यहां एक बहुत बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.01 हो गया है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि अब हायर एजुकेशन में पुरुषों से थोड़ी ज्यादा महिलाएं हैं। ये वाकई एक कमाल की उपलब्धि है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब हम अनुसूचित जनजाति यानी ST जैसे समुदायों को देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। उनका एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 21.2% है, जो 28.4% के नेशनल एवरेज से काफी पीछे है। और एक और बड़ी दिक्कत है, जिसे अक्सर लीकी पाइपलाइन कहा जाता है, खासकर STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के फील्ड में महिलाओं के लिए। आंकड़े देखिए, ये कहानी खुद बताते हैं। STEM में ग्रेजुएट होने वालों में 43% महिलाएं हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम नौकरी करने वालों को देखते हैं तो ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 27% रह जाता है। मतलब डिग्रियां तो हैं पर वे करियर में तब्दील नहीं हो पा रही हैं। और आखिर में हम उस सवाल पर आते हैं जो हर बड़े सपने के साथ जुड़ा होता है। इस सब के लिए पैसा कहां से आएगा? ये रहा वो जादुई आंकड़ा, 6%। GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करना। ये लक्ष्य कोई नया नहीं है, 50 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। और देखिए, सीधी सी बात है, अगर ये 6% वाला टारगेट पूरा नहीं होता तो ये पूरी की पूरी पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा।
बिना पैसे के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को एक साथ पाना नामुमकिन है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प तुलना पर ले आता है। सोचिए, पुराने जमाने में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज कैसे चलती थी। उन्हें राजाओं से, अमीर लोगों से, अलग अलग जगहों से पैसा मिलता था। इससे उन्हें एक तरह की बौद्धिक आज़ादी मिलती थी। लेकिन आज का जो मॉडल है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी मुख्य रूप से सरकार पर निर्भर है। और यहीं हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या सरकार से मिलने वाला ये सेंट्रलाइज्ड पैसा वो बौद्धिक आज़ादी दे सकता है जो कभी पुराने ज़माने में अलग-अलग स्रोतों से मिलने वाले पैसे से मिलती थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही इस शिक्षा क्रांति का भविष्य तय करेगा।